CRPC, right? So we are starting with CRPC. As we know, we are preparing for PT class. कुछ चीजें ध्यान रखनी है. We will not go into the question of why, how. हाँ, ये क्वेश्चन हमको अपने आप को एग्जाम्प्ट करना है, because these questions are dealing with deep concepts. तो हम deep concept में we will study the concept, no doubt, but why this concept is there, how this concept is there, we are not going to do that. We will do concept is this, the judgment is this, और हमको उसी तरीके से ही याद कर, right? CRPC consist of, सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखना है, it consists of 484 sections. This is the first thing you should know कि number of sections कितने हैं. तो पूरी CRPC के अंदर आपका ये पहला क्वेश्चन जो बनता है, they might ask you, this is a very basic questions which each exam may ask you, ये कितने sections हैं. फिर एक क्वेश्चन जो बनता है, इस बुक इस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं, how many chapters आते हैं. तो chapter is 37 chapter, right? There are 37 chapters, and they may ask also schedule. Do it have any schedules? Answer is yes, it have 2 schedules. ये बेसिक है, ये हमको पता होना चाहिए. Schedule 1 talk about offenses, classification. तो Schedule 1 जो CRPC का है, हमको बुक के पीछे मिलेगा, और वो हमको बताता है कि कितने टाइप के ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल कौन सा है, बेलेबल कौन सा है, नॉन बेलेबल कौन सा है, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेक्शन कौन सा है, नॉन ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेक्शन कौन सा है. एवरीथिंग इज बीन गिवन. ये शेड्यूल 1 खुद 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 टॉक अबाउट आईपीसी ऑफेंसेस, whereas पार्ट 2 टॉक अबाउट अदर ऑफेंसेस, राइट? हम शेड्यूल को पढ़ेंगे, जो हम 156 कर रहे होंगे, तो we'll do this part 190 and 156 will cover, so we'll cover this schedule part also. And schedule 2 talk about forms. तो schedule 2 talk about formats of summon format कैसा रहेगा, FIR का format कैसा होना चाहिए, या फिर चार्ज फ्रेमिंग होगी तो चार्ज फ्रेम का फॉर्मेट क्या है, जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, सो मेनी. तो CRPC के अंदर जितनी भी ड्राफ्टिंग है, उन ड्राफ्टिंग के जो फॉर्म्स हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, वो गिवन है कि इस तरीके की चीज को कैसे ड्राफ्ट करना है, या ऐसा कोई प्रोविजन है तो उसको कैसे ड्राफ्ट करना है, वो शेड्यूल 2 में दिया हुआ. बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक. अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो हमको ये पता होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट थिंग that is important for us to understand is this, that this CRPC is procedural law. It is a procedural law and not exhaustive. दो चीजें याद होनी चाहिए. तो CRPC जो है एक प्रोसीड्यूरल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल लॉ है, ठीक है. इट्स अ क्रिमिनल प्रोसीड्यूरल लॉ, बट जो अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ CRPC में ही डील करती है. देयर माइट बी सम स्पेशल लॉज और लोकल लॉज व्हिच माइट बी डीलिंग विद ऑफेंसेस, और उनमें प्रोसीजर्स दे रखा हो, पॉसिबिलिटीज, राइट? तो दिस इज द बेसिक. फोर्स में कब आया था? कैन एनीवन टेल मी व्हेन इट केम इन फोर्स? बताइएगा. इट केम इन 1 अप्रैल 1974. ये आपको याद करना है. इसमें से कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है. ये बेसिक क्वेश्चंस है. बिफोर इवन विदाउट ओपनिंग द बेयर एक्ट, दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो एक कुछ चीजें क्लियर हो गई. कितने सेक्शंस है? 484 सेक्शंस. हमको यही याद करना है इसको, है ना. क्रैश कोर्स का मतलब क्या, वहीं के वहीं उसको लिखने से ज्यादा फोकस्ड है कि उसको याद हो जाना चाहिए हमको वहीं के वहीं. तो आपको याद रहेगा कि 484 सेक्शंस है, ठीक है. कब आया था? 1 अप्रैल 1974 में आया था. 2 शेड्यूल अवेलेबल हैं, और ये एग्जॉस्टिव नहीं है. और कितने चैप्टर हैं? 37 चैप्टर, राइट? वंस वी आर डन विद दिस, CRPC की ओरिएंटेशन को समझने की कोशिश करते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द बेयर एक्ट. इंपॉर्टेंट सेक्शंस, तो मैं आपको इंडेक्स में से इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क कराने वाला हूँ. आप मार्क करिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस. व्हेन आई से इंपॉर्टेंट सेक्शंस मींस इन सेक्शंस को आपको पढ़ना ही पढ़ना है. मैं भी पढ़ाऊंगा उन सेक्शंस को, डोंट वरी अबाउट इट,
बट आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो आपके बेयर एक्ट के अंदर वो मार्क्स होने चाहिए, वो इंडेक्स होने चाहिए कि कौन कौन से सेक्शंस, और व्हेन आई एम मार्किंग इट दैट मीन्स उनका सेक्शन नंबर भी आपको याद होना चाहिए, राइट? उनका सेक्शन नंबर हमको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट सेक्शन 2 is important for us with section number. Section 6 is very important for us. Section 8 is important. Section 13 is important. Section 18 is important. Section 21 is important. बेसिकली मैं जहां जो टिक करा रहा हूँ दिस मीन्स आपको इनके सेक्शन नंबर भी याद रखने हैं, राइट? बाकी पढ़ेंगे हम सब कुछ, डोंट वरी अबाउट, जब मैं इसके डिटेल में आऊंगा विल गो थ्रू एवरीथिंग। सेक्शन 24, 25 आपको याद रखना है, सेक्शन नंबर विद हेडिंग, इंडेक्स से ही आपको याद होना चाहिए कि इसमें ये दे रखा है। सेक्शन 26, section 27, section 36, 37, 38, 39 and 40, all section number are important, ठीक है? Chapter 5 complete, arrest on a person, complete chapter with the section number. We will understand concepts, we will understand what is written in the Bear Act, but इसके chapter 5 के section number must be remember. तो 41 से लेके 68 तक you must remember section numbers. Don't worry about it, कैसे याद होंगे वो मैं जानता हूँ, बस मैं आपको Bear Act का आइडिया दे रहा हूँ और आपको गो थ्रू कर रहा हूँ इंडेक्स के थ्रू, ताकि आपका माइंड फ्रेम बच जाए कि हम सीआरपीसी को कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे करने हैं। देन सेक्शन 62, 64, 68, 70, 76, 80, 82, 83, 84, 87, 90, 91, 92, 93, 97 and 98. मार्क का स्टार मार्क टू 98 है ना, 98 को तो आपको बहुत अच्छे से याद ही रखना है। ये क्वेश्चन हरियाणा में आने के चांसेस रहेंगे, राइट? देन 100, 106, 1062, 1012, सारे के सारे। Then 120 and 121, 120 and 121, 125 obvious. These are only sections number जो हम याद करने, right? Remember ना, हम इसके बेयर एक्ट्स को बात कर पढ़ेंगे, डोंट वरी, हमको बट ये सेक्शन नंबर आपको बनाने हैं, याद करना है इसको कैसे भी आपको। Then 129, 130, 131 and 132, that is chapter 10 complete. 133, 139, very important. 141, 144 and 144 capital A. Mark this again, very important, right? ये सेक्शन नंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इस बार। 145 again and 148,
इनको इंडेक्स के साथ, इनका जो इंडेक्स लिखा सिर्फ इंडेक्स में ही आपको जो इनकी हेडिंग्स है वो भी याद कर लेंगे, दैट विल हेल्प यू, राइट। देन go into directly reach to section 265, that is chapter 21 capital A, directly reach to there, 21 capital A, got it? chapter number you have to remember, ठीक है। सेक्शंस कितने हैं, 265A से लेके 265L, सेक्शन नंबर याद रखना है सिर्फ, सेक्शंस के अंदर क्या लिखा है वो हमको मतलब नहीं है, तो वहीं पे मार्क कर लीजिएगा कि हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, वो याद रखना है, और चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर का नंबर क्या है, बस वो याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं याद रखना, बाकी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जो मैंने पीछे छुड़वा दिया वो हम सब डेप्थ में पढ़ेंगे, इसलिए आपको वो खुद ब खुद याद होता चला जाएगा। सेक्शन 274, 275, 276 and 277, right? (280), 281, 282, 284, 285, 286, 291, 291 capital A, 292, 293, 294 and 299. (328), 334, 338। इंडेक्स को मार्क करते रहिए बस, ताकि आपको कल से, आज से ये सेक्शंस को गो थ्रू करना शुरू करना है बस, और कुछ नहीं है, पढ़ेंगे हम सब कुछ, डोंट वरी अबाउट इट। 353, 357, 357A, B, right? 368, 372, 374, 376, 378, 383, 386, 393 and 394. Right. 395, 399, 401, 402, 405. चैप्टर 31 कंप्लीट पूरा, 406 से लेके 412 तक पूरा, ठीक है। नेक्स्ट 413, 414, 415, 416, मार्क 416, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, ठीक। 421, 424, 426, 427 and 428.
433 कैपिटल A. Last 480, 481, 482. This is your TT perspective से important section number जो आपको याद करना है, right? Now we'll go into the Bayer Act. हम Bayer Act को शुरू करते हैं, starting with section 2. तो starting with section 1, we have done section 1 के अंदर जो हमको याद रखना है, मैं रीड भी करूंगा, डोंट वरी, जहां मुझे लगेगा कि मुझे सेक्शंस को रीड करना है मैं रीड आउट भी करूंगा, बट सेक्शन 1 में हमको सिर्फ कुछ चीजें याद रखना है. फर्स्ट, it is called CRPC, we know this, it is called CRPC. Came in force, I have told you, came in force on 1st April 1974. इसकी एक्सटेंशन क्या है? रिमेंबर, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया. It extend whole of India except if you remember, मैं आपके लिए रीड कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे. If you remember, नीचे दिया हुआ है provided except chapter number 8, 10 and 11. ठीक है? does not apply to Nagaland and tribal areas. तो हमारे यहाँ से 4 क्वेश्चन पीटी में चांसेस रहेंगे. ये पूछ सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि इसको बोलते क्या है. ठीक है, एक प्लस इट्स अ प्रोसीड्यूरल लॉ, प्लस इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. सिंपल सी चीजें याद रखनी है. एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोर्स में कब आया सीआरपीसी. वेरी कॉमन, वेरी इजी क्वेश्चन, बट नॉर्मली लोग भूल जाते हैं बिकॉज इतने सारे लॉज हम पढ़ने वाले हैं और सबका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज सो मेनी लॉज की केम इन फोर्स हमको याद रखना ही रखना है. दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट होता है. एक्सटेंशन इसका प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि लोगों को जब में लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर और हट गया तो आपको होल ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे ऑब्वियसली होल ऑफ इंडिया, बट चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11. अब इसको याद करने का क्या तरीका है? कुछ नहीं याद करना है. चैप्टर 8 में क्या दिया हुआ है, चैप्टर 10 में क्या दिया है, चैप्टर, these are the chapters related to public matters, public nuisance, public tranquility, ठीक है, public properties. ये चैप्टर पब्लिक बिहेवियर से रिलेटेड है. और नागालैंड जो है ना, उस समय जब ये लॉ आया था तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया हुआ करता था पब्लिक मैटर्स को लेके, राइट? हमको भी पता है आसाम, नागालैंड हमेशा सेंसिटिव एरियाज रहे. इसलिए इनको बोला गया है कि चैप्टर 8, 10 और 11 के अंदर जो प्रिविलेजेस हैं और जो राइट्स हैं वहां पे वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे नागालैंड में. और कुछ ट्राइबल एरियाज, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइबल एरियाज? स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड. ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, नोबडी एल्स विल डिसाइड. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कि ट्राइबल एरियाज को क्या होते हैं. तो ये नागालैंड में नहीं लगा और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगा. मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में इट समवेयर अप्लाइज टू नागालैंड. चैप्टर 8 और चैप्टर 10 तो लगने लगे नागालैंड में, 11 अभी भी नहीं लगता है, बट वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी हटा भी सकती है, कभी लगा भी सकती है, राइट? बिकॉज सीआरपी इज अ मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट. याद रखना, कंकरेंट लिस्ट. सीआरपीसी जो है वो कंकरेंट लिस्ट का आउटकम है. एंड हेंस स्टेट कैन मेक अमेंडमेंट्स. तभी तो आप बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखते हैं इसके अंदर. स्टेट अमेंडमेंट्स देखते हैं एंटीसिपेटरी बिल्स को लेके या बहुत सारी बिल्स को लेके अमेंडमेंट्स थे पहले भी, अभी भी है. दैट इज व्हाई दिस इज द फर्स्ट थिंग वी कैन हैव. इज इट क्लियर ऑन दिस पार्ट? यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहीं पे याद हो जाना चाहिए प्लीज. मैं हल्के हल्के इसलिए पढ़ा रहा हूँ, यहीं पर ही याद करना है हमको, इसको यहीं खत्म करके जाना है, कहीं और नहीं जाना. तो ये क्लियर हो गया. इज इट क्लियर? याद हो गया ना? 1 अप्रैल हो गया, एग्जॉस्टिव नहीं है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है. नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगता है. नागालैंड ट्राइबल एरियाज में कौन कौन से सेक्शन नहीं, चैप्टर नहीं लगते? 8, 10 और 11 नहीं लगते. ठीक है, सिंपल सी बात है. बाकी पूरी इंडिया में लगता है. प्रोसीड्यूरल लॉ. सेक्शन 2 इज नोन एज डेफिनेशन क्लॉज.
डेफिनेशन क्लॉज याद रखिएगा, सारे लॉज का मैक्सिमम, सारे लॉज का जितने भी लॉज हम पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन क्लॉज होता है मैक्सिमम। देयर माइट बी सम चेंजेस, एक अलग लॉ होगा जिसमें चेंज मिलेगा, बट नहीं 99% दे आर डेफिनेशन क्लॉज, राइट। हमको इसमें क्या क्या याद रखना है, पहले तो याद रखना है कितनी डेफिनेशंस है टोटल। तो इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशंस आर ए से लेके वाई तक, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, तो टोटल कितने जेड बोले तो कितने हो गए, जेड कितने लेटर होते हैं याद करने का तरीका बता रहा है, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं 26, राइट। ये वाई है तो कितने हो गए 25, बट इसमें एक एक्स्ट्रा है, क्या, डब्ल्यू है, और कुछ भी एक्स्ट्रा है इसके अंदर प्लीज, डब्ल्यू ए इज एन एक्स्ट्रा, तो यानी कि इसमें भी कितने 26 ही है। याद करने का तरीका, कितनी डेफिनेशन है 26 डेफिनेशन है, बिकॉज यहाँ पे डब्ल्यू ए एक एक्स्ट्रा है, 2005 में ऐड किया गया था, तो डब्ल्यू ए एक्स्ट्रा होने की वजह से तो ए टू जेड ही हो गया एक तरीके से, राइट। तो टोटल 26 डेफिनेशंस। तो याद करने का पहला तरीका, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी डेफिनेशंस आर गिवन अंडर सीआरपीसी, तो 26 डेफिनेशंस दे रखी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनको का नंबर हमको याद होना चाहिए। दूसरा ये याद रखिएगा, बहुत सारी सेक्शंस में डेफिनेशंस इस तरीके से डिफाइंड होती है 2 1 2, सीआरपीसी में ए बी सी करके डिफाइंड है ना, राइट। अब 26 डेफिनेशन है, डेफिनेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है पहले वो लिख लेंगे, फिर देखेंगे उनमें से हमको अंडर डिटेल में किसको पढ़ना है। तो कुछ हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हमको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 2A वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो चीजें डिफाइन करते हैं, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। both definition of bailable and non bailable is given under section 2A। याद रखने का पहले डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, आपको सेक्शन के नाम के साथ याद होनी चाहिए, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू बी रन इज टू बी चार्ज, to be is a charge, to see again very important is a cognizable offense or a cognizable case। याद रखिएगा बोथ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड, वो उसका मीनिंग क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का और कॉग्निजेबल केस का, वो हम बात को समझेंगे। 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस दोनों डिफाइंड किए हैं, और 2L में यहीं पे लिखवा रहा हूं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस, राइट। तो 2C में कॉग्निजेबल है, व्हाई आई एम मेकिंग इट डन, यहाँ पे हमसे गलती होती है। 2A बात करता है दोनों बेलेबल नॉन बेलेबल की, बट कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल एक साथ डिफाइंड नहीं है, अलग अलग डिफाइंड है। 2C में कॉग्निजेबल है और 2L में नॉन कॉग्निजेबल। तो हम जब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये गलतियां होती हैं एग्जाम के अंदर कि हमको याद रहता है कि अच्छा बेलेबल नॉन बेलेबल भी डिफाइंड है एक साथ, तो मतलब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल भी एक साथ डिफाइंड होगा, और आपको 2C याद रहता है कि अच्छा 2C में कॉग्निजेबल है, तो आप नॉन कॉग्निजेबल भी 2C में कराते, राइट। तो ये याद रखना। देन अनदर इंपॉर्टेंट इज 2D। 2D इज अ कंप्लेंट। आपको याद रखना कंप्लेंट कैसे होती है, कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट वो मैं बताऊंगा बात की बात, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज G, इंक्वायरी। H, investigation। N, to an offense। 2R, police report। 2WA, or I will say 2W summon case। 2W summon case।
2WA victim and 2X वारंट केस। ये तो रहा वो डेफिनेशंस जिनके नंबर्स आपको याद होने चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इनके अंदर क्या है हमको वो भी पता होना चाहिए। तो नंबर के साथ साथ हमको दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, या तो वो सेक्शन नंबर पूछ लेंगे सीधा, ठीक है। तो नंबर वाला पार्ट हमने कर लिया, बहुत सिंपल है, इजी है याद करना इसको, आप एक दो बार ध्यान से देखेंगे। बहुत सारे लोग इसकी ट्रिक्स बताते हैं, मेरे पास इसकी कोई ट्रिक तो नहीं है, ठीक है, बट ये बहुत सिंपल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले बी के सारे आपको आपसे ध्यान से देखेंगे, तो दे हैव स्टार्ट देयर डेफिनेशन विद बी, तो बी की चीजें डिफाइन कर दी है, फिर सी डिफाइंड किया है, फिर डी का कुछ नहीं है, फिर ई का कुछ नहीं है, फिर एफ का कुछ नहीं है, फिर जी में अगर जो है अगर वो जी डिफाइंड किया होगा, फिर एच आई डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ए बी सी डी सिंक्रोनाइजेशन में डिफाइन किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग विद बी, वेलेबल नॉन वेलेबल, फिर सी में सबसे पहले चार्ज डिफाइन किया, फिर सी में सबसे पहले कंप्लेंट डिफाइन किया, कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइन किया, सॉरी, फिर कंप्लेंट डिफाइंड किया है, ठीक है। इसी वजह से नॉन कॉग्निजेबल एल में चला गया, बिकॉज वहां पे एन आता है, इसलिए वो एल में चला गया, तो वो सीरीज है पूरी, ठीक है। चलिए, तो लेट अस पिक अप विद बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, यहीं पे पढ़ेंगे। 2A बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि वो पूछ सकते हैं कि कहाँ दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बेलेबल एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बेलेबल। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज बेलेबल एंड व्हाट इज नॉन बेलेबल? दिव्या बोलो, क्या है बेलेबल नॉन बेलेबल, पता है कुछ? चलो, वेरी सिंपल, बेलेबल नॉन बेलेबल को समझने का एज गिवन इन शेड्यूल, याद आपका आंसर क्या होना चाहिए? गिवन इन शेड्यूल 1, राइट, गिवन इन शेड्यूल 1 फॉर आईपीसी। आईपीसी के लिए शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, शेड्यूल 1 के पार्ट 1 में। तो आप आईपीसी के लिए यू कैन नॉट फाइंड आउट, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल अपने सीआरपीसी के पीछे जाइए, तो आप देखेंगे वहां पे उन्होंने चार्ट बना रखा है। उस चार्ट के अंदर कोई ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो किया गया है कि ज्यादा पनिशमेंट होगी, कम पनिशमेंट होगी तो बेलेबल होगा, ज्यादा पनिशमेंट होगी तो नॉन बेलेबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो यू जस्ट मेक इट क्लियर इन योर माइंड, जो आपने आज तक पढ़ा है कि बेलेबल का मतलब है इजी ऑफेंस, और नॉन बेलेबल का मतलब है एग्री, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हैवी ऑफेंसेस है। नो, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। बट अगर अगर आप दूसरा देखेंगे, इफ यू सी अदर ऑफेंसेस, ये याद करना है इसको हमेशा, अदर ऑफेंसेस देन आईपीसी। अगर अदर ऑफेंस है, आईपीसी के अलावा कहीं और ऑफेंस है, वहां पे पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 हमको बोलता है क्या, एनी ऑफेंस पनिशबल मोर देन 2 ईयर, सॉरी अप टू 2 ईयर, अप टू 2 ईयर्स बेलेबल है, मोर देन 2 ईयर्स नॉन बेलेबल है, राइट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये बस मैंने सिर्फ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज आपको दे दिया, इट डज नॉट कम जनरली। अगर आप एक बार शेड्यूल चेक करेंगे प्लीज मेरे लिए, ठीक है। और अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ, और सिंपलाइज कर देता हूँ इसको, याद करने के लिए बहुत सिंपल कर देते हैं, जो मतलब हमेशा मिलता है, आप समझिएगा इस तरीके से। अगर कोई 3 साल से नीचे का पनिशेबल है, ऐसे याद रखना है, 3 से नीचे का पनिशेबलमेंट है किसी लॉ में, ये बेलेबल हो जाएगा, और अगर 3 साल से ऊपर का किसी में पनिशमेंट है, ये नॉन बेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन बेलेबल, मैंने 2 ईयर लिख दिया था उसमें बाय मिस्टेक, बट इट्स 3 ईयर, ठीक है। तो 2 ईयर्स नहीं है, 3 ईयर्स है, शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में दिया हुआ है, याद रखिएगा, याद रहेगा ये चीज,
ये याद रखने का सिंपल। तो आपको कोई पहला सवाल आपका ये बन सकता है कि बेलेबल नॉन बेलेबल कहाँ डिफाइन किया हुआ है, 2A में डिफाइन किया हुआ है। होता क्या है बेलेबल नॉन बेलेबल, याद रखना आईपीसी के लिए इट इज ओनली शेड्यूल। आपका ऑप्शन होगा, अगर वो पूछेंगे आपके लिए ऑप्शन, जनरली वो पार्ट 2 नहीं पूछते हैं, ठीक है, पार्ट 1 पूछेंगे तो वो देंगे एज पर शेड्यूल, राइट। समझ लीजिएगा सवाल क्या बना रहा हूं मैं। एज पर शेड्यूल, पनिशेबल, पनिशेबल लेस देन 3 years, punishable more than 3 years, both A and B। इस ऑप्शन का आंसर बताइए। क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बेलेबल ऑफेंसेस, बताइए, आंसर बताइए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। एज पर शेड्यूल, बोथ। देखिए इसका आंसर, मैं क्वेश्चन यही बनाया था इसलिए, इसका आंसर इज बोथ। इसका आंसर इज बोथ। व्हाट इज बेलेबल ऑफेंसेस, और उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए, तो उसका मतलब क्या वो पूरा शेड्यूल पूछ रहे हैं, क्लॉज 1 क्लॉज 2 बोथ पूछ रहे हैं। तो आंसर इज दिस वन, समझ रहे हैं। बट सपोज यहाँ बोथ की जगह, यहाँ पर उन्होंने बोथ की जगह नन ऑफ द अबव लिख दिया, अब आंसर क्या हो जाएगा। सवाल सेम है, बोथ की जगह नन ऑफ द अबव लिख दिया, जैसे ही नन ऑफ द अबव लिखा, नाउ आंसर चेंजेस टू दिस। मैं क्रैक करना समझा रहा हूं आंसर्स को, कैसे क्रैक करना है। एक ही सवाल के दो आंसर हैं, तो पीटी में हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढते हैं, तो ऑब्वियसली दिस आंसर इज आल्सो राइट। बट जब उन्होंने नन ऑफ द अबव ऑप्शन दे रखा है, दैट मींस दे आर फोकसिंग ओनली द मेन मेजर पार्ट, दैट इज आईपीसी। तो सीआरपीसी मेजरली आईपीसी पे लगती है, इसलिए आंसर इज दिस। और अगर इसी के अंदर एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं, सपोज ना ये दे रखा ऑप्शन, ना ये दे रखा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा ओनली ए, बताइए अब आंसर क्या है। ऑप्शन, अब आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। अब आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आंसर विल बी दिस ओनली। मेरे को समझ, एक ही सवाल को 3 ट्रिक से पूछा है, तो आपके पास अपना कॉमन सेंस रखना है और कुछ नहीं रखना। तो हमको याद रहेगा बेलेबल ऑफेंस याद रहेगा, तो आपको नॉन बेलेबल खुद याद रहेगा। तो बेलेबल है, ठीक है, तो बेलेबल का मतलब है 3 साल या उससे नीचे के जितने भी ऑफेंसेस हैं अदर लॉज के लिए, वो बेलेबल है। और आईपीसी के लिए इट इज नॉट एनी यूनिवर्सल फॉर्मूला, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको हर बार शेड्यूल चेक करना है। तो इट इज अ शेड्यूल 1 पार्ट 1, राइट। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं। टू बी, अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज चार्ज। या देखिए चार्ज मींस, आई वांट टू रीड द डेफिनेशन, और वो एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और कुछ नहीं। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन हेड। तो चार्ज इंक्लूड्स हेड ऑफ चार्ज, ये आपका पीटी का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है चार्ज कहाँ डिफाइंड है, और दूसरा क्वेश्चन है चार्ज मीन ऑल चार्जेस, ठीक है, कंप्लीट लॉ, हेड ऑफ द चार्जेस, और तो बेसिकली हेड ऑफ द चार्जेस। तो सपोज एक इंडिविजुअल के ऊपर इतने सारे चार्जेस, चार्जेस का मतलब अगर मैं लैमैन लैंग्वेज में समझूं, जिसने लॉ नहीं पढ़ा है मान लो, तो सेक्शंस जब हम लगाते हैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर कि आपको 302 में पनिशमेंट मिलेगी, आपको 326 की पनिशमेंट मिल जाएगी, आपको 504 में मिलेगी, आपको 511 में मिलेगी, या सपोज ऐसे करके लगा रखा है, तो उसके ऊपर कितने चार्जेस है, 1 2 3 4, 4 चार्जेस, ऑल टुगेदर इज नोन एज चार्जेस, ठीक है। और चार्ज,
ऑल टुगेदर इज नोन एज चार्ज, ये सारे मिलकर नोन एज चार्ज, whereas individually is known as head of the charge. Head of charge. This is head of charge. Head of charge. ठीक है, तो इंडिविजुअल जब होता है एक एक सेक्शन वाला जो है उसको हेड ऑफ चार्ज बोलते हैं, कंप्लीट टुगेदर मिला के चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज मींस कंप्लीट चार्ज आल्सो, हेड ऑफ द चार्ज आल्सो, याद रहेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है जनरली, बट इसके अंदर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है जो मुझे लगता है नॉट आज से पूछा नहीं है, बट पूछ ले तब पता नहीं। जजमेंट्स, ये जो चार्ज की डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन किया गया है बहुत डिटेल्ड फॉर्म में इन ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम जो मैंने आपको बताया ये सारा कुछ ईश्वर सिंह में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन किया गया है, एंड दैट इज अ लैंडमार्क जजमेंट अपॉन चार्ज। तो वो पूछ सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट recently under which laws? So this is Ishwar Singh versus State of Andhra Pradesh. Right. तो 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, मैं आज इसलिए हल्के हल्के पढ़ा रहा हूँ बिकॉज कुछ लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कल को स्पीड बहुत सुपर फास्ट हो जाएगी। सुपर फास्ट इन द सेंस आपको समझ में आने लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना अदिति? समझ में आने लगेगा ना? किसी को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज, माधवी, प्रियांशु मैम, दिव्या, ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है प्लीज डू टेल मी, बिकॉज जो लोग मेरे से पहले पढ़े हो उनको तो समझ में आ रहा होगा, बट जिन लोगों ने मुझसे सीआरपीसी नहीं पढ़ा उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है समझने में। देन 2C अगेन डिफाइन, याद रखिएगा 2C में याद रखने की चीज हमारे लिए जो है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ गलती होती है, दिस इज अ मिस्टेक। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे जनरली, हरियाणा आपसे ये नहीं पूछेगा वेयर इज कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड, दिस इज वेयर द वर्ड कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड, और आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो cognizable offense is also defined under section 2C and cognizable case is also defined under section C. ऑफेंस और केस में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जब तक पुलिस के पास है वो ऑफेंस है, और जिस दिन वो कोर्ट में आ गया वो केस है। समझने के लिए सिर्फ इतनी सी बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस का जो डिफरेंस है वो इतना सा है कि जिस दिन हुआ उस दिन वो ऑफेंस, और जिस दिन वो कोर्ट के अंदर ट्रायल में आ गया वो उसको केस कॉल करने लगते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन हाउ यू विल डिटरमाइन अ केस इज अ कॉग्निजेबल केस और नॉट, एज पर शेड्यूल। तो आपको हर बार शेड्यूल पढ़ना है, शेड्यूल डिसाइड करेगा कि केस कॉग्निजेबल है या नहीं है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2D, यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन, ये हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम करता है सेक्शन में। सबसे पहला सेक्शन का जो क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, ये कंप्लेंट का फॉर्मेट कैसा है। पहला क्वेश्चन बनता है हमारे लिए वो है कंप्लीट फॉर्मेट। विल रीड द बेयर एक्ट, डोंट वरी अबाउट दिस। तो देख, इट कैन बी ओरल और रिटन, ठीक है। ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। देखिएगा, कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इट कैन बी ओरल एंड रिटन, कंप्लेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। सेकंड, नीड ऑफ सिग्नेचर, कंप्लेंट में अगर सिग्नेचर नहीं हुआ तब, कंप्लेंट में सिग्नेचर नहीं हुआ तो क्या इफेक्ट होगा, देयर इज नो नीड ऑफ सिग्नेचर। ये एक क्वेश्चन बनता है। तो बोलते हैं कंप्लेंट में सिग्नेचर होना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, आंसर इज नो। कंप्लेंट में सिग्नेचर होना मैंडेटरी नहीं है। वेयर अगर आप एफआईआर याद करेंगे 154 में तो आपको वहां साइन करना पड़ता है, रिमेंबर।
अगर इसने सीआरपीसी पढ़ी है तो डिफरेंस इन एफआईआर और कंप्लेंट में बेसिक डिफरेंस यहाँ पे लाई करता है कि कंप्लेंट के लिए सिग्नेचर की जरूरत नहीं। दूसरा, हु कैन कंप्लेन, कौन करेगा कंप्लेंट? कंप्लेंट कौन कर सकता है? याद रखिएगा, एनी पर्सन। तो जरूरी नहीं है विक्टिम करेगा या उसकी कोई फैमिली करेगी, इट कैन बी थर्ड पर्सन आल्सो। कंप्लेंट कैन बी मेड बाय थर्ड पर्सन आल्सो। नेक्स्ट, व्हाट कंप्लेंट शुड कंटेन, ये क्वेश्चन है। कंप्लेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कंप्लेंट को के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए अवेलेबल? कोई बताएगा प्रियांशु में क्या क्या होना चाहिए, प्लीज बताइए जल्दी, मैसेज लिख के। देखिए, कंप्लेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट मस्ट कंटेन एलिगेशन। और एलिगेशन किसकी होनी चाहिए? ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ये एलिगेशन होनी चाहिए, और वो एलिगेशन कैसी होनी चाहिए? ऐसे नेचर की जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है। ठीक है, मैं अभी आऊंगा वापस कॉग्निजेबल ऑफेंस पे, इसलिए मैं कंप्लेंट पे गया हूँ। खासियत क्या होती है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो भी समझेंगे, है ना। अरेस्ट विदाउट वारंट और अरेस्ट विद वारंट वाला कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने पहले कंप्लेंट किया है, वापस तो उसी पे आऊँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात होनी चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस को पहचान करने का तरीका क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस को पहचान करने का एक ही तरीका है, जिस केस में पुलिस हैव पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस के पास पावर होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले। तो मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई कंप्लेंट आती है, एलिगेशन आता है जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिवेलेशन हो रहा है, ये बात हो रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड एज कंप्लेंट। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट चीज, डू द नेम ऑफ accused be revealed in complaint? कंप्लेंट में एक्यूज का नाम रिवील होना चाहिए। क्या एक्यूज का नाम रिवील होना चाहिए कंप्लेंट में? आंसर इज नॉट नेसेसरी। एक्यूज का नाम रिवील होना जरूरी नहीं है। राइट, अनदर इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इज दिस, टू whom complaint is to be made? कंप्लेंट किसको की जाती है? टू मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट कैन बी डन टू मजिस्ट्रेट ओनली, नॉट टू पुलिस ऑफिसर। क्वेश्चन समझने में आ रहा है क्या बात करूं? मैंने अभी जस्ट बेयर एक्ट रीड नहीं किया, विल रीड द बेयर एक्ट एंड फाइंड आउट कि हमारे सारे सवालों का जवाब मिल रहा है नहीं मिल रहा। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कैन कंप्लेंट बी मेड टू पुलिस ऑफिसर? आंसर इज नो, complaint cannot be made to a police officer, it is always be made to a magistrate। एक और important बात, can police report be can police report be a complaint? क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट मान ली जाए? आंसर इज यस, आंसर इज यस, दैट इज सेक्शन 2D एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 2D एक्सप्लेनेशन, एक
ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कब मानी जाती है, व्हेन कब पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट मान ली जाएगी, कब माना जाएगा, तो कहते हैं तब व्हेन पुलिस ऑफिसर रजिस्टर FIR in matter of non cognizable offense। अगर ऐसा हो गया है, याद करने का तरीका है, प्रोसेस तो अलग है। याद करने का तरीका यह है कि अगर ऐसा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर ने FIR लॉन्च कर ली है नॉन कॉग्निजेबल मैटर में, और याद रखिएगा नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में FIR नहीं होती है, नॉन कॉग्निजेबल मैटर में हमेशा NCR होती है, वो हम पढ़ेंगे 154 155 में। तो ऐसा हो गया कि पुलिस वाले ने FIR लॉन्च कर ली, उसे नहीं करनी चाहिए थी, और वो उसके बाद क्या लेके आ रहा है, ब्रिंगिंग पुलिस रिपोर्ट। तो उसने FIR लॉन्च कर ली, इन्वेस्टिगेट कर लिया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो पुलिस रिपोर्ट लेके आ रहा है, और पुलिस रिपोर्ट का की कॉग्निजेबल मैटर की, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। और याद रखिएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर ही नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे अनटिल वो मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं ले लेता, राइट। तो इस वजह से अब क्या है, इस पुलिस रिपोर्ट को क्या माना जाएगा, कंप्लेंट माना जाएगा, और पुलिस ऑफिसर को क्या माना जाएगा, कंप्लेनेंट। पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा, राइट। तो कंप्लेंट रिलेटेड एक बार रीडिंग करते हैं और फिर समझते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं जो रह गया हमसे। लेट मी रीड द सेक्शन। बोलते हैं कंप्लेंट मींस एन एलिगेशन मेड ओरली ऑन राइटिंग। तो हमने पढ़ लिया कि ये ओरली हो सकती है और राइटिंग हो सकती है। किसको सकती है, टू अ मजिस्ट्रेट, यानी कि सिर्फ मजिस्ट्रेट को हो सकती है, किसी और को नहीं सकती। विद व्यू टू टेक एक्शन अंडर दिस कोड, ये लाइन आई बात को पढ़ूंगा। दैट सम पर्सन वेदर नॉन और अननोन हैज कमिटेड द ऑफेंस। तो किसके, इट कैन बी अगेंस्ट एनी पर्सन, ठीक है। तो अक्यूज के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी नोन और अननोन पर्सन, किसी के लिए भी हो सकती है। देखो ना ये वाला कराया है ग्रीन मार्क कर। फिर ही हैज कमिटेड ऑफेंस, ठीक है, उसने क्या ऑफेंस किया है, बेसिकली आई एम सेइंग ही हैज कमिटेड द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। यू कैन यूज नॉन कॉग्निजेबल आल्सो, डजंट मैटर, बट इसको तरीका याद करने का ये है कि इट हैज बीन डन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। बट this is important, but report made by police officer in the case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offense shall be deemed to be complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant. This is the condition। ये हमने पढ़ लिया, राइट। तो हमने कुछ चीजें पढ़ ली। एक सवाल बनता है इसी पे, आप मुझे जवाब दीजिएगा, पता चलेगा नहीं चलेगा। क्वेश्चन, A made a written information to the magistrate regarding non-maintenance of park by local gardener, ठीक है। गार्डनर, जो गार्डनर होते हैं, लोकल गार्डनर्स मतलब गवर्नमेंट गार्डनर्स होते हैं ना, हर गार्डन के अंदर अलॉटेड होते हैं, तो वो पार्क मेंटेन नहीं कर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है मजिस्ट्रेट को, JM को। सो कंप्लेंट, ऑप्शन इज दिस, सो कंप्लेंट। टू, इट इज इंफॉर्मेशन। थर्ड, इट इज FIR। फोर्थ, नन ऑफ द। बताइए, ये कंप्लेंट है, FIR है, या कुछ भी नहीं है?
देखिए आंसर इज इंफॉर्मेशन, इट इज इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, इट इज एन इंफॉर्मेशन। अब समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये चीज जिस दिन समझ में आ जाएगी वहां पे आप सारे क्वेश्चन क्रैक करने लगोगे। इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट में डिफरेंस बताइए। देखिए इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट में बेसिक डिफरेंस है। कंप्लेंट इज ऑलवेज फॉर द पर्पस ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय मजिस्ट्रेट। जब मेरी इंटेंशंस ये होती है कि मजिस्ट्रेट उस पे एक्शंस ले, वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लेंट कराती है। वेयर एज इंफॉर्मेशन इज अ जनरल जस्ट टू ब्रिंग इन नॉलेज। तभी तो कंप्लेंट को अलग से देखिए ना डिफाइंड किया गया है। अगर आप देखेंगे कंप्लेंट की डेफिनेशन में लिखते हैं विद अ व्यू ऑफ टेकिंग हिज एक्शन, विद अ व्यू ऑफ टेकिंग हिज एक्शन। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एलिगेशन दोनों में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एलिगेशन दोनों में है, मैं वहीं पे बात कर रहा हूँ। एलिगेशन दोनों है, बट एलिगेशन इज व्हाट, दिस इज ओनली टू इंफॉर्मेशन दैट उसने बता दिया कि वो ऐसा काम नहीं कर रहा है। ही डोंट से कि आप उस पर एक्शन लीजिए, वो उनको इन्फॉर्म किया है उसने, ठीक है। अगर उसमें मजिस्ट्रेट एक्शन लेगा तो वो कंप्लेंट ना समझ के कहीं और ले ले, वो कुछ अलग चीज है। बट डिजायर इज, जब तक मजिस्ट्रेट उस पर एक्शन नहीं लेगा, वो जहां पर देखिए विद अ व्यू ऑफ टेकिंग एक्शन, जहां पे मेरी इंटेंशन ये हो कि आपको एक्शन लेना ही लेना है बिकॉज वो ऑफेंस कर रहा है, ठीक है। वेदर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल डजंट मैटर, वो ऑफेंस कर रहा है और मेरी इंटेंशंस हैं कि वो लेगा ही लेगा, एक्शन लेना ही लेना है, तभी वो कंप्लेंट है। अदरवाइज वो कंप्लेंट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ, एलिगेशन मेड विद अ व्यू टू टेक एक्शन। तो विद अ व्यू टू टेक एक्शन का मतलब वो इंफॉर्मेशन इस नेचर की होनी चाहिए, जिसमें वो एलिगेशन इस नेचर की होनी चाहिए। विद अ व्यू नहीं, ये आपको असरटेन करना है, कभी भी होगा नहीं। देखिए ना, ये यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं एक्शन, आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि ये व्यू और टू टेक एक्शन वाला इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, है ना। तो अगर वो इंडिविजुअली इन्फोर्सफुली बता रहा है कि सर आपको सूचित किया जाता है कि इस इंडिविजुअल ने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है, कृपया इसका संज्ञान लीजिए, इसका मतलब क्या है, इज मेकिंग अ कंप्लेंट, राइट, इज मेकिंग अ कंप्लेंट। तो हर बार वो आपको उसके वर्ड्स से पता चल जाएगा। एंड दिस इज अ important, very important judgment for us to understand Indra Kumar Patotia versus Reliance Industries. AIR 2013 Supreme Court. Another important judgment in the case of ये recent development है जिस पे ज्यादा डिस्कशन किया गया है, ठीक है। बाकी कंप्लेंट में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक। बस तो ऑफेंस होना चाहिए, कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। मैं कॉग्निजेबल पे ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल में तो वो वैसे भी उसके पास पावर है ही। तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो कंप्लेंट को समझिएगा। कंप्लेंट कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन। अगर मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इंफॉर्मेशन इज अ जीनेसिस, कंप्लेंट इज अ स्पीसीज। तो इंफॉर्मेशन बड़ा है, उस बड़े इंफॉर्मेशन से कंप्लेंट एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो हर जानकारी कंप्लेंट नहीं है, सिर्फ वो जानकारियां जिसमें एलिगेशन इस तरीके से लगाई गई हो कि जहां पे एक्शन लेने के लिए बोला जाए, वही कंप्लेंट बनेगी, ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस है। कंप्लेंट इज अ इंफॉर्मेशन बट ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट अ कंप्लेंट, आई मीन टू से। तो ऑल कंप्लेंट्स आर इंफॉर्मेशंस, नो डाउट, बट ऑल इंफॉर्मेशंस आर नॉट कंप्लेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो समझिएगा कंप्लेंट 2D में डिफाइंड है फर्स्टली। सेकेंडली ये ऑफेंस के लिए आती है, किसी भी ऑफेंस के लिए सिर्फ मजिस्ट्रेट को आएगी, किसी और को नहीं आएगी। पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट नहीं आ सकती, कंप्लेंट पे एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। ये जब कंप्लेंट आएगी तो जो भी कंप्लेनेंट होगा वो विक्टिम भी हो सकता है, वो एक्यूज भी हो सकता है, वो विटनेस भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकता है, डजंट मैटर। बट डिजायर उसकी क्या रहेगी कि मजिस्ट्रेट उसकी कंप्लेंट पे एक्शन ले, राइट। और पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस ऑफिसर जब जमा करता है मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट और बोलता है कि सर आप इस पे एक्शन लीजिए, वो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट के डेफिनेशन में नहीं आएगी।
सिर्फ एक ही सिचुएशन है जहां पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट की डेफिनेशन में आ सकती है, वो ये सिचुएशन है कि मजिस्ट्रेट पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट शुरू किया तो उसको लगा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट इन्वेस्टिगेशन करते करते उसको पता चला ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था और उसकी वो एफआईआर लिख चुका था गलती से, बट अब क्या करे, इसलिए उसने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की है। इन सिचुएशन में वो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट बन जाएगी, इंस्पेक्टर कंप्लेनेंट बन जाएगा और ट्रायल कैसा होगा, कंप्लेंट मैटर की तरह ट्रायल होगा, यानी कि 200 में प्रोसीड होगा। पढ़ेंगे बात को, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, तो वी आर डन विद दिस डेफिनेशन। साइन मैंडेटरी नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, और विक्टिम ही रहेगा हमेशा, एक्यूज रहेगा, वो मैंडेट नहीं है, याद होना चाहिए इतना। इसके अलावा कंप्लेंट से बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाता, इसके बाहर कंप्लेंट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर वो बहुत कंसेप्चुअलिटी भी जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे, थियोरेटिकली हमने उसे पढ़ लिया। नेक्स्ट इज इंक्वायरी। 2G रीड करते हैं एक बार इंक्वायरी को, फिर समझते हैं। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो सिंपल सी बात है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी वर्ड एज सच नॉट डिफाइंड किया है, डिफाइंड नहीं है इंक्वायरी वर्ड, सिर्फ एक डिफरेंशिएट किया है। इंक्वायरी डज नॉट इंक्लूड ट्रायल। तो इंक्वायरी कभी ट्रायल इंक्लूड नहीं करती है। और आई कैन से व्हेन ट्रायल स्टार्ट्स इंक्वायरी एंड्स। तो जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो इंक्वायरी अंत हो जाता है, इंक्वायरी का खत्म हो जाता है, राइट। और आई कैन से इंक्वायरी इज अ प्री ट्रायल स्टेज। यहां से कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ पॉइंट जो आपको जानना है, ट्रायल होता क्या है? चार्ज फ्रेमिंग। जिस दिन मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करता है ट्रायल स्टार्ट। याद करने का तरीका, तो चार्ज फ्रेम होने से पहले पहले इंक्वायरी हो सकती है, चार्ज फ्रेम होने के बाद कोई इंक्वायरी नहीं है, बिकॉज वंस द ट्रायल स्टार्ट, जो भी होगा वो ट्रायल तो हो सकता है बट वो इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो फोर्थ सिचुएशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल कैन नॉट ओवरलैप। वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे कभी भी, वो अलग होंगे, ठीक है। इंक्वायरी ऑलवेज बी डन बाय, अब फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, देखिएगा। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड under this code by magistrate or court. That means can be done by magistrate or court. तो या तो मजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट करेगा। इंक्वायरी नेवर बाय पुलिस, नेवर डन बाय पुलिस। अब समझिएगा, when I say inquiry never done by police, what basically means, ये जो 2G है ना, ये जो इंक्वायरी है, बेसिकली दिस इज नोन एज जुडिशियल इंक्वायरी, ठीक है। ये जुडिशियल इंक्वायरी है और पुलिस इस पे नहीं कर सकती है। बट यहीं पे एक सवाल है, 176 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय एसडीएम, रिमेंबर। अगर नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने सीआरपी से बताता हूँ कि जब कोई आदमी अननेचुरल डेथ मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो 176 सीआरपीसी का बोलता है कि मजिस्ट्रेट जो एसडीएम है, वो उसके पास पावर है कि वो वहां जाके उसका पंचनामा बनाए, ठीक है, और उसके आसपास की डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे, पुलिस के अलावा उसको जाके ये करना है। माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज दिस? इज इट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी? ये इन्वेस्टिगेशन है या इंक्वायरी है? याद रखिएगा, दिस इज इंक्वायरी।
दिस वेरी गुड, दिस इज इंक्वायरी, याद रखिएगा ये इंक्वायरी है। एग्जैक्टली, इट इज डन बाय मजिस्ट्रेट। एक और सवाल यहीं पे बनाते हैं। मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, जो लोग नहीं जानते क्या होता है कॉग्निजेंस, यानी कि उसने संज्ञान ले लिया है, उसने किसी ऑफेंस की जानकारी को मान लिया, उसने मान लिया है कि ऑफेंस है, उसने लीगल एक्शन ले लिया है। मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस डिसाइडिंग whether offense whether whether offense to be committed or not, to be committed to court of session। मजिस्ट्रेट ने किसी एक उसके पास एक इंफॉर्मेशन आई या एफआईआर की रिपोर्ट आ गई है सपोज, तो टेकिंग कॉग्निजेंस ऑन एफआईआर ले लेते हैं, पुलिस रिपोर्ट ले लेते हैं, तो पुलिस रिपोर्ट आ गई है और पुलिस रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद वो ये डिसाइड कर रहा है कि ऐसा मैटर तो नहीं है कि ये मुझको कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल कराने के लिए भेजना पड़ेगा, उसको कमिटल बोलते हैं, ठीक है, कि मुझे कोर्ट ऑफ सेशन में भेजना है। ये जो स्टेज है, दिस इज अ ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, नथिंग। क्या है ये स्टेज क्या है? ट्रायल है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, क्या है? व्हाट इज दिस स्टेज? जल्दी। नथिंग, सिंपल जुडिशियल प्रोसीडिंग, दिस इज इंक्वायरी, याद रखिए। तो मजिस्ट्रेट कुछ भी सोच रहा है, 209 में सोच रहा है, ठीक है, 323 में सोच रहा है, चार्ज फ्रेमिंग से पहले मजिस्ट्रेट जो भी कर रहा है ना, एग्जैक्टली, वेरी गुड प्रिवेंशन, चार्ज फ्रेमिंग से पहले मजिस्ट्रेट जो भी कर रहा है वो इंक्वायरी के डेफिनेशन में आएगा। ऐसे एक और सवाल है, एसडीएम, जस्ट होल्ड ऑन, मेरा नेटवर्क इशू है। एसडीएम टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 107 सीआरपीसी ना, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है ना कि वो बॉन्ड ले सकता है, वो सम्मन इशू करा सकता है, ठीक है, या फिर सेक्शन 111 ऑफ सीआरपीसी है ना, वो भेज सकता है उसको सम्मन के आइए पीस बना के रखिए, या सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी है ना। व्हाट इज ऑल दिस? क्या है? इज दिस अ ट्रायल? इज दिस इन्वेस्टिगेशन? इज दिस इंक्वायरी? क्या है ये? ट्रायल है, इज टेकिंग एक्शन, इट्स इंक्वायरी, इट्स इंक्वायरी, इट्स इंक्वायरी। चलिए एक और सवाल है, ये रॉकनर है, ये सवाल आएगा नहीं, इट्स अ रॉकनर, माइंड रॉकनर, मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, ना ही ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट रॉकनर है, माइंड रॉकनर होता है, मतलब एड ऑन ऑफ माइंड, ठीक है। जेएम ट्राइंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी, या फिर मैं बोलूंगा नॉट, आई विल चेंज द क्वेश्चन, आई विल से सेक्शन, वो magistrate hearing the application of section 125 first time। अब इजी कर देता हूँ इसको, मेक इट लिटिल इजी फॉर यू। अब बताइए व्हाट इज दिस? ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन,
इंक्वायरी नन, बताइए क्या है? ट्रायल, इट्स अ ट्रायल, किसने बोला ट्रायल? नॉट ट्रायल, सॉरी, इट्स इंक्वायरी, याद रखिएगा, इट्स इंक्वायरी। तो इस अब इंक्वायरी समझ में आ रहा है, वर्ड इंक्वायरी समझ में आ रहा है, क्या कहने की कोशिश करो। सेम वे मजिस्ट्रेट ने 190 में कॉग्निजेंस ले लिया है और वो अभी डिसाइड कर रहा है कि सम्मन इशू होंगे नहीं होंगे, राइट, फ्रेम ऑफ चार्ज होगा नहीं होगा, तब उससे पहले वो जितना कुछ भी एक्शन ले रहा है ना, वो सारे के सारे इंक्वायरी है, ठीक है। ये जो वर्ड इंक्वायरी है ना, जो 2G में डिफाइंड है हमारे यहाँ, इसका जो पहली बार वी कैन से, ये 2G की जो डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने आपको बताया, जो पहली बार इसको इंटरप्रेट किया गया, दैट वाज डन बीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट थ्रू CBI 1980 सुप्रीम कोर्ट। Yes, inquiry is basically the inquiring into the matter of the case. Exactly, you're right. तो जो मैंने आपको बताया, that is all given in the VC शुक्ला केस, ठीक है। चलिए, तो क्रिमिनल, किसी भी क्रिमिनल मैटर की 3 स्टेजेस होती है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। तो बेसिकली इंक्वायरी जनरली इन्वेस्टिगेशन के बाद होती है, ठीक है, और ट्रायल से पहले होती है बेसिक में, बट ऐसा कुछ नहीं है, इंक्वायरी पहले भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो पुलिस करती है, जैसे ललिता कुमारी जजमेंट में आया कि पुलिस प्री इंक्वायरी कर सकती है, वो इन्वेस्टिगेट करने से पहले इंक्वायरी कर सकती है, वैसे मैटर हुआ नहीं, वो इंक्वायरी डेफिनेशन जो है दैट इज नॉट कवर्ड बाय 2G, वो 2G नहीं है वो। तो अगर मैं आपको ऐसे रेफरेंस करने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, बट ये यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, यूनिवर्सल डिफरेंशियल नहीं है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है और कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ये वो इंक्वायरी जो 2G में कवर नहीं होती, इट इज डन बाय पुलिस। आपको सिर्फ याद करने के लिए जनरली ऐसा होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा ही रहेगा, यूनिवर्सल डिफरेंशियल नहीं है, समझ रहे हैं ना। और ये वाली जो इंक्वायरी होती है मजिस्ट्रेट से, तो मैं आपके लिए मिथ नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी पीटी प्रोस्पेक्टिव से समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पुलिस जो ENQIR करती है और जो मजिस्ट्रेट है वो INQIRY करता है, ठीक है। तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ENQIRY है, ठीक है। बट दोनों का मीनिंग सेम है, डोंट वरी, ग्रामेटिकली दो बहुत स्पेलिंग्स आर ठीक, एक यूएस स्पेलिंग है, एक ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है, ठीक है। तो वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज 2H, investigation. Investigation includes all proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. So basically investigation is collection of evidence, सीधी सी बात है, collection of evidence, हमको इतना याद रखना है इसके अंदर। और ये कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर, हमेशा पुलिस ऑफिसर करेगा, एनी अदर पर्सन, but the other person cannot be magistrate, ठीक है। बस ये 3 चीजें याद रखना और कुछ नहीं। बाकी हम जब इन्वेस्टिगेशन में जब 155 54 से पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन को, इस डेफिनेशन को वापस अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए पीटी के लिए तो ये कहाँ डिफाइंड है, 2H में डिफाइंड है। ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए होती है, ये पुलिस ऑफिसर ही करता है और इसके अंदर मजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होता है, याद रखिएगा। मजिस्ट्रेट हैव नो रोल टू प्ले अंदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वो गाइड भी नहीं कर सकता किसी को। उसके अलावा दिस इज व्हाट आर डेफिनेशन क्लॉज सेज, ठीक है। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन मैं आपको समझाने की, आपको जो यस एक्जेक्टली विक्टिम,
2WA आपको पढ़ना पता होना चाहिए। 2WA इज अ विक्टिम। विक्टिम में आपको सिर्फ याद रखना है क्या क्या। विक्टिम इज अ पर्सन अगेंस्ट whom offense committed, person against whom offense committed, तो जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ वो विक्टिम है। नेक्स्ट उसके गार्डियंस है, उसके गार्डियन विक्टिम हो सकते हैं, उसके एलआर विक्टिम हो सकते हैं। उसकी एलआर विक्टिम की डेफिनेशन में आता है। तो विक्टिम की डेफिनेशन में वो लोग आते हैं जिनको लॉस हुआ है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, या उसके गार्डियंस है या उसके एलआर है। ये जो डेफिनेशन है 2A की, याद रखिएगा, ये 2008 के अमेंडमेंट से है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये 2008 के अमेंडमेंट से है। तो विक्टिम कहाँ डिफाइंड है? 2WA में डिफाइंड है। ठीक, कौन सी डेफिनेशन से है? 2008 की डेफिनेशन से है। कौन कौन विक्टिम है? जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, गार्डियन और उसके एलआर। एग्जाम्पल लेके एक क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। W is married to H. H commits cruelty to W. B, W's elder brother file a complaint against H for causing cruelty against W. H objected the complaint on the ground that B is not the victim of the case. इसमें वो वाला आइडिया मत लगाइएगा कंप्लेंट 2D। सिचुएशन इज दिस ओनली विक्टिम कैन कंप्लेन। तो लॉ ऐसा है कि जिसमें विक्टिम ही कंप्लेन कर सकता है। लॉ इज लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो कोई ऐसा लॉ है जहाँ पे विक्टिम ही कंप्लेन कर सकता है, और उसने ऐसा किया है, ठीक है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने बनाया टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आंसर इज बी इज अ विक्टिम एज पर सेक्शन 2WA. B is not a victim as per section 2WA CRPC. Only W is the victim as per section 2WA. None of the above. बताइए आंसर। चलो W को मिस कर देता हूँ वरना तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। Both B and W are victim. अब सही है ना? अब कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। How many people goes with C, 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 C? How many people go with A, A, A? Very good. बाकी लोग कहाँ गए? सारे गायब हैं। अरे भैया पीटी की क्लास चल रही है, कोई मेन की क्लास थोड़ी चल रही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, है ना? नन ऑफ द अबव समझिएगा बस, यही तो पीटी का गेम है। This is person against whom the offense is committed. B is not a person against whom the offense committed. Guardian, sorry, B is not the guardian. Guardian कौन होता है? Guardian is the parents. तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है कि पेरेंट्स मर गए हैं और वो उसका बड़ा भाई है और कुछ, है ना? तो B is not the legal guardian.
ठीक है, नेक्स्ट LR, B is not the LR of W, sorry, not LR of W. समझ रहे हो मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ? एंड हेंस सॉरी, तो B is not the victim, B is victim, आंसर है B is not a victim, yes he is not a victim, इसको छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, both and victims नहीं, none of the above. और you can say अगर आपको और बेटर आंसर करना है तो this, अगर कोई मुझे ये आंसर देता तभी भी ठीक था ये, B is not the victim of the crime, 2W है, ये भी आंसर सही है। नहीं, अगर कहीं लिखा है कि बी नहीं, समझिएगा, शादीशुदा है, बी कैन नॉट बी अ गार्डियन किसी भी हाल में, या तो पेरेंट्स होंगे, और अगर क्योंकि मैंने तो लिखा नहीं है कि वो माइनर वाइफ है, तो इसके माइनर वाइफ होती तो पेरेंट्स होते, यहाँ पे तो एच इज द गार्डियन। समझ रहे हैं मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ? बी तो गार्डियन हो ही नहीं सकता ना, शादीशुदा है, अगर माइनर होगी तो पेरेंट्स होंगे, अगर माइनर नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है माइनर है नहीं है, और ये भी लिखा है पेरेंट्स नहीं है, तो ऑब्वियस है हस्बैंड होगा, इट्स अ नॉर्मल केस, तो हस्बैंड इज अ गार्डियन, ठीक है। और उसके एलआर कौन होंगे? अगर उसके बच्चे होंगे तो वो उसके एलआर होंगे, राइट। तो इसकी मौत पे, डब्लू के मरने पे जो लोग उसकी प्रॉपर्टीज को ओरिजिनेट ले सकते हैं वो एलआर होते हैं, उनके पास राइट्स होता है। तो वो हिंदू लॉ में जो भी लोग एलिजिबल है, हस्बैंड, हस्बैंड के फादर, वो सब, डॉटर, डॉटर फिर फोर्थ फिफ्थ कंडीशन में जाके पेरेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ब्रदर तो है ही नहीं एलआर की कैटेगरी में जनरली। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान रखते हो, डेफिनेशन को देखो, सारा गेम डेफिनेशन का। मैं क्या बोल रहा था कि इट्स अबाउट ऑल डेफिनेशन ओनली, तो आपको सर नहीं, डब्लू खुद करेगी ना कंप्लेंट, किसने मना किया? डब्लू कंप्लेंट करेगी। अगर डब्लू नहीं है तो डब्लू के पेरेंट्स कर देंगे कंप्लेंट, किसने मना करा है? वो बात अलग है। मैं इस चीज को मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रियांशु मैम कि विक्टिम की डेफिनेशन में वो आएगी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया कि वो विक्टिम के प्रोस्पेक्टिव से तो नहीं कर सकते, है ना। तो एज अ विक्टिम नहीं कर सकते, एज अ इन्फॉर्मेंट तो कर ही सकते हैं। एज अ इन्फॉर्मेंट, भाई मेरे पड़ोस में किसी को कोई मार रहा है तो मैं एज अ इन्फॉर्मेंट तो कर ही सकता हूँ ना, एज अ ह्यूमन, गुड ह्यूमन बीइंग ऑफ द सोसाइटी, बट नॉट एज अ विक्टिम प्रोस्पेक्टिव। तो ना ही वो विक्टिम प्रोस्पेक्टिव से कंप्लेंट कर सकते हैं, ना ही विक्टिम प्रोस्पेक्टिव से वो अपील कर सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते। तो विक्टिम के माइंडसेट से वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। टू ब्रिंग द क्रिमिनल मैटर इनटू प्रोसेस तो कर ही सकते हैं, वो मना नहीं कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस डब्लू के खिलाफ कुछ हो गया तो डी कभी एक्शन नहीं ले सकता, बट ही कैन नॉट ब्रिंग एक्शन लाइक अ विक्टिम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग एन एक्शन लाइक अ विक्टिम। वो खुद विक्टिम की तरह एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है कि मैं विक्टिम हो गया हूँ। तो बेसिकली आप समझिए विक्टिम की डेफिनेशन में कौन आएगा? जिसको खुद को लॉस हुआ है। तो मेरी बीबी है, अगर उसका किसी ने चोट मारी है तो उसको लॉस हुआ, तो शी इज अ विक्टिम। सपोज उसकी जगह मैं भी कर सकता हूँ, बिकॉज उसके साथ साथ मुझे भी साइकोलॉजिकल लॉस हुआ है, मॉरल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी विक्टिम हो गया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विक्टिम की डेफिनेशन में वो लोग जो जो ये काउंट होते हैं कि किन किन को लॉस हुआ, तो वो लोग हैं जो विक्टिम खुद है, या उसके लीगल गार्जियंस हैं, या फिर उसके एलआरस हैं। वो माना जाता है कि वो विक्टिम के साथ साथ लॉस में आते हैं, एंड हेंस दे कम इनटू द डेफिनेशंस ऑफ विक्टिम। तो जो जो बेनिफिट विक्टिम्स को अवेलेबल है, ठीक है, वो बेनिफिट्स उनको भी। फॉर एग्जांपल हम कंपनसेशन पढ़ेंगे अभी आगे, तो विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम में अगर कोई कंपनसेशन क्लेम कर सकता है तो वो लोग भी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो विक्टिम की डेफिनेशन को ब्रॉडन अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने वो हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बनाया था कि बी कंप्लेंट करने को मना नहीं कर रहे, बट ही कैन नॉट कंप्लेंट लाइक अ विक्टिम ओनली। यस, इन द केस ऑफ अ रेप ऑफ अ वाइफ, हस्बैंड एंड चिल्ड्रन विल बी द विक्टिम, ऑब्वियस है। तो अगर वाइफ का रेप हो गया है, वाइफ को चोट लग गई, तो हस्बैंड पर से इज अ विक्टिम, तो चिल्ड्रन आर द विक्टिम। तो वाइफ भी क्लेम कर सकती है, और हस्बैंड भी अपना साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोसाइटल लॉसेस जो है वो क्लेम कर सकता है, इसके चिल्ड्रन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वाइफ ने रेप के बाद सुसाइड कमिट कर ली तो ऑब्वियस है फिर वो सारे लोग, राइट। तो वो एज अ विक्टिम में आते हैं, ठीक है। तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विक्टिम याद रखिएगा, तो वो आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि ये सिचुएशन हुई है, इनमें से विक्टिम कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि विक्टिम तो लीगल एक्शन कोई भी ला सकता है, थर्ड पर्सन भी ला सकता है। मैं तुमको तुम मुझे कुछ, तुम में से कोई मुझे गाली बक रहा है तो मेरा पड़ोसी भी ला सकता है, दूसरा भी ला सकता है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, बट नॉट एज अ विक्टिम। वो ये नहीं ला सकता कि मेरे को भी लॉस हुआ है, तो इसका ब्रदर ऐसा एक्शन ला रहा है कि मेरे को भी लॉस हुआ है, मेरी सिस्टर को परेशान कर रहा है, इससे मुझे भी लॉस हो रहा है, वो इस तरीके से एक्शन नहीं ला सकता। सिंपल हो सकता है कि मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है,
तो आप प्लीज उसको बचाइए, दैट इज पॉसिबल। ठीक, हम उस माइंडसेट से, तभी मैंने बोला ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, चलिए, तो वी हैव डन विद 2W है। 2W भी याद रखना है आपको, समन केस, एंड 2X भी याद रखना है, वारंट केस। तो देखिए समन केस में क्या है और वारंट केस में क्या है, एनीथिंग विच इज पनिशेबल अप टू 2 years, ठीक है, ये समन केस है। और पनिशेबल मोर देन 2 years, ये वारंट केस है। ये याद करने का, ठीक है। तो वी आर डन विद डेफिनेशंस वाला पार्ट। तो ये डेफिनेशन है तो आपको याद रहेगा, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। और कॉग्निजेबल में एक चीज वो भी याद रखनी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पावर होती है अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल में होती है नो पावर अरेस्ट विदाउट वारंट। तो एन से याद रखिएगा, नो कॉग्निजेबल मतलब नो अरेस्ट, कॉग्निजेबल मतलब अरेस्ट, सिंपल सी बात याद करने का। तो नो कॉग्निजेबल, नो अरेस्ट, ठीक है। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल राइट होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज नॉट अ राइट। ये भी याद रखिएगा, ये भी पीटी में हो सकता है, ठीक है। ये सब मैं चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इनके सेक्शंस में जाएंगे डोंट वरी, तो ये और क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। सेक्शन 3 याद रखना है। सेक्शन 3 में हमको कुछ याद नहीं रखना है, याद रखिएगा सिंपल सी फंड है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि ये कहाँ दिया हुआ है कि JM1 कैसे होगा, मतलब सीआरपीसी के अंदर जहाँ पे वर्ड मजिस्ट्रेट यूज किया गया है ना, याद रखिएगा, जहाँ मजिस्ट्रेट यूज किया गया है दैट मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो फिर वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शंस हैं, वो बताता है हमें कि ये जहाँ पे मैं सीआरपीसी के अंदर वर्ड मजिस्ट्रेट यूज करूंगा उसका मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और अगर वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन एरिया के कंटेक्स्ट में यूज करूंगा तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। देयरफॉर अगर कहीं पे मजिस्ट्रेट यूज किया गया तो इट विल नॉट इंक्लूड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जहां जहां वर्ड मजिस्ट्रेट यूज किया गया वहां, तो याद रखिएगा सीआरपीसी के अंदर वर्ड मजिस्ट्रेट का मतलब हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो उन्होंने अलग से लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव, अगर उन्होंने एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट नहीं लिखा हुआ है ना, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बस इतना याद रखिएगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वो बात की बात है, बेसिक याद रखने का तरीका। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटीवीटी में कुछ ऐसा नहीं आएगा, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेक्शन 4 अगेन पीटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, सिंपल सी बात है। ऑल ऑफेंस of IPC will be decided as per CRPC, याद करने का सिंपल तरीका। तो जितने भी ऑफेंसेस आईपीसी के हैं उनका डिसीजन सीआरपीसी के प्रोविजंस के थ्रू होगा, ठीक है। सेक्शन 5 इतना ही याद रखना है, बस कुछ और याद रखना भी नहीं है, इतना ही आएगा। सेक्शन नंबर याद रखना है कि कौन से सेक्शन नंबर में दिया है, क्योंकि अब काफी टाइम से पूछा नहीं है इन्होंने ये सवाल, बट कई बार ये इस एरिया के अंदर हिट कर जाते हैं। इजी का इजी होता है और हम नॉर्मली इस एरिया को ध्यान नहीं देते, ठीक है। सेक्शन 5 बात करता है स्पेशल लॉज की, स्पेशल लॉज और लोकल लॉज आर सेम, सिंपल सी बात है। स्पेशल लॉज और लोकल लॉज सेव्ड का मतलब क्या, अगर किसी में स्पेशल लॉ में और लोकल लॉ के अंदर देयर इज सम प्रोविजंस गिवन रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एनी ऑफेंस, तो फिर सीआरपीसी नहीं लगेगा, फिर वो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के जो प्रोविजंस है वो लगेंगे, राइट। चलिए, धन्यवाद है ना। तो आज इतने रखेंगे वैसे, बट मैं धीरे धीरे अभी लाइक आज 1.5 आवर शायद लिया है मैंने, तो इट विल इंक्रीज, तो टाइम विल गेट इंक्रीज डे बाय डे, डोंट वरी।